Hello girls, in today's lecture we will study difference between intrinsic and extrinsic semiconductor. कल हमने पढ़ा था कि हमारे सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। इनकी हमने डिटेल स्टडी करी थी। आज हम पढ़ेंगे कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। एग्ज़ाम में इसका डिफरेंस आ सकता है। कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है चीज़ों का, लेकिन हमारे माइंड में क्लिक नहीं करती हमें क्या लिखना है। तो आज के वीडियो में मैंने डिफरेंस कवर किया है, जिससे आपको सोचना ना पड़े कि हमें क्या लिखना है। तो पहला डिफरेंस है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा प्योर होते हैं, प्योरेस्ट होते हैं, इनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अशुद्धि मिला के बनाए जाते हैं, मतलब इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं, तो हमें जो सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है वो एक्सट्रिंसिक प्राप्त होता है। एग्जाम्पल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, जैसे प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल रूप या प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल रूप। मतलब प्योर जर्मेनियम और प्योर सिलिकॉन आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अभी मैंने बताया कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमें इम्प्योरिटी मिलाने के बाद प्राप्त होते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 2 आते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर हमें कैसे प्राप्त होते हैं? ग्रुप 4 के जर्मेनियम या सिलिकॉन में हम ग्रुप 3 के तत्व जैसे एल्युमिनियम को अशुद्ध रूप में मिला देते हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है सेमीकंडक्टर वो पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि ग्रुप 4 के जर्मेनियम या सिलिकॉन में ग्रुप 5 के तत्व जैसे फॉस्फोरस को अशुद्धि के रूप में मिलाकर प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं मतलब क्या है कि प्योर जर्मेनियम या प्योर सिलिकॉन का अगर हमारा सेमीकंडक्टर है तो वो हमारा इंट्रिंसिक होगा, और अगर हमें डोपिंग से प्राप्त हो रहा है तो वो एक्सट्रिंसिक होगा। थर्ड डिफरेंस, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है। जो प्योर फॉर्म में होता है, प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स नियर नेबर जो सिलिकॉन एटम्स होते हैं उनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे शेल पूरा हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाए। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचता फॉर कंडक्शन, तो इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, तो इसलिए इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में होल्स चालन में सहायता करते हैं। एन टाइप, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप में होल्स होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं वो हम अपने टॉपिक में डिस्कशन कर चुके हैं। थर्ड डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस इज इनकी विद्युत चालकता, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है और पूर्णतः ताप पर निर्भर करती है। इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, तो कंडक्शन बैंड खाली होता है, फ्री बैलेंस बैंड ही होता है जो भी कुछ होता है, और उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो दैट्स वाई इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। और जो होती भी है तो वो ताप पे निर्भर करती है, मतलब टेम्परेचर की वजह से हमारे कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं और हमारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं और वे कंडक्शन करते हैं। बट इसमें जो चालकता है वो ताप पे तो निर्भर करती ही है। ताप टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं और न्यू इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो डिवाइस है वो कंडक्ट करता है। तो इनकी चालकता ताप पे भी निर्भर करती है और साथ साथ इम्प्योरिटी एटम्स की मात्रा पे निर्भर करता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारा जो प्राप्त होता है वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम को ऐड करके मिलता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी एटम को ऐड करके मिलता है। तो पेंटावैलेंट ऐड करने से एक इम्प्योरिटी एटम ऐड करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2 इम्प्योरिटी एटम ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सिमिलरली एक हम टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे, ट्राईवैलेंट, सॉरी नॉट टेट्रा, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे तो एक हमें वो मिलेगा, एक होल मिलेगा। 2 ट्राईवैलेंट एटम ऐड करेंगे तो 2 होल मिलेंगे।
तो इसका मतलब जितनी इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे उसकी प्रोपोर्शनेट में हमें इलेक्ट्रॉन होल्स मिल जाएंगे, तो इनकी कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। ठीक है, उसमें तो नॉर्मल टेम्परेचर पे 0 कंडक्टिविटी होती है, बट हेयर नॉर्मल टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी इसमें होती है। वो किसकी वजह से होती है? वो इम्प्योरिटी एटम्स की वजह से होती है। जितने इम्प्योरिटी एटम ज़्यादा होंगे उतनी कंडक्टिविटी हमारी ज़्यादा होगी, और अगर हमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो हमारी कंडक्टिविटी और बढ़ जाती है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तुलना के कंपैरिजन में इनकी चालकता बहुत ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट डिफरेंस जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा जा सकता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, जो शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में ट्राइवेलेंट एलिमेंट जैसे एल्युमिनियम को अशुद्धि रूप में मिलाकर बनाए जाते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन इसमें जब हम प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। बट एन टाइप सेमीकंडक्टर यह भी एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन इसमें प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट एलिमेंट ऐड करते हैं जैसे फॉस्फोरस, तो उसको अशुद्धि रूप में जब हम मिला देते हैं तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। सेकंड डिफरेंस इज पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों होते हैं वो हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने में मिलाए गए अशुद्धि के परमाणु होल्स प्रदान करते हैं। यह अशुद्धि परमाणु एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहलाते हैं। आपको पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जो भी हम अशुद्धि मिलाते हैं वो अशुद्धि कौन सी होती है? ट्राइवेलेंट एटम्स। तो उन ट्राइवेलेंट एटम्स जो होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? होल्स देते हैं। तो होल्स आपको पता है क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। होल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई जो इम्प्योरिटी एटम्स हम जो ऐड करते हैं अपने प्योर सेमीकंडक्टर में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं उनको हम एक्सेप्टर एटम्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमें होल्स प्रोवाइड करते हैं और होल्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो अशुद्धि परमाणु मिलाए जाते हैं वो क्या हमें देते हैं? इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। और ये अशुद्धि परमाणु डोनर इम्प्योरिटी कहलाते हैं, क्योंकि ये हमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को हम क्योंकि इलेक्ट्रॉन देते हैं इसलिए इनको हम डोनर इम्प्योरिटी एटम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज होल्स का घनत्व इलेक्ट्रॉन के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, होल्स की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है। किसमें? पी टाइप सेमीकंडक्टर में। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन होल्स ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। बट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व होल के घनत्व से ज़्यादा होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल से ज़्यादा होते हैं। फिफ्थ डिफरेंस इज एक्सेप्टर एनर्जी बैंड। हमने एनर्जी बैंड डायग्राम भी पढ़ा था जब हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था, तो एनर्जी बैंड डायग्राम से भी आपको समझाया था। तो जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। उसकी वजह से हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम में भी थोड़ा सा चेंज आता है। वो क्या होता है कि एनर्जी बैंड डायग्राम में जो हमारा दो बैंड होते थे ना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, लेकिन जब हम उसमें उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो एक बैंड क्रिएट हो जाएगा जिसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी बैंड। वो एक्सेप्टर एनर्जी बैंड वैलेंस बैंड के पास होता है। वो एनर्जी बैंड वैलेंस बैंड के पास होता है। ठीक है, वैलेंस बैंड के ऊपर होता है। सिमिलरली when we add pentavalent impurity to intrinsic semiconductor then एक बैंड फिर क्रिएट हो जाता है जिस बैंड को बोलते हैं डोनर बैंड। अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो डोनर बैंड क्रिएट होगा, और अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो हमारा एक्सेप्टर बैंड क्रिएट होगा। तो जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो हमारा डोनर बैंड क्रिएट होगा, लेकिन वो कंडक्शन बैंड के पास होता है, मतलब कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है। अब नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके मतलब इस वाले सब्जेक्ट के लिए। पेपर में आ जाता है कि मास एक्शन लॉ बताइए। सो एज वी नो दैट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। हम जानते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने होल्स होते हैं।
यदि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप की इम्प्योरिटी की डोपिंग की जाती है, अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप इम्प्योरिटी जिसको बोलते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम लाइक फॉस्फोरस, उसकी डोपिंग कर देते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यानी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। इसी प्रकार अगर हम पी टाइप इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो होल्स की संख्या बढ़ जाती है। ओके, सो अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन और होल्स की कंसंट्रेशन का गुणनफल नियत होता है। मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनिएगा। मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग आप अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम सेमीकंडक्टर में नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन और होल्स की कंसंट्रेशन का अगर गुणनफल कर दिया जाए तो वो कांस्टेंट होता है। दिस इज मास एक्शन लॉ। कांस्टेंट होने का मतलब वो डोपिंग निर्भर नहीं करता। एक तरफ हम जानते हैं कि डोपिंग करने से अगर एन टाइप की डोपिंग करेंगे तो होल्स इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, पी टाइप की डोपिंग करेंगे तो होल्स बढ़ जाएंगे। लेकिन अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम एंड अगर हम होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो वो कांस्टेंट होगा, वो किसी भी तरह से डोपिंग पे निर्भर नहीं करेगा। इसको मास एक्शन लॉ कहा जाता है। ये आपके कंपटीशन के व्यू में भी और सेमेस्टर के व्यू से भी और आपके इंटरव्यू के पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि एन इंटू पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब वो किसकी इक्वल होता है? एन आई स्क्वायर के। ठीक है, अब आप कहेंगे मैडम एन आई स्क्वायर तो कैसे कांस्टेंट है? एन आई स्क्वायर इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन सेमीकंडक्टर की फिक्स होती है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, न्यूमेरिकल सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि कितनी होती है। ठीक है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन तो वो फिक्स है, तो एन इंटू पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट कैन बी रिजोल्व बाय द फैक्टर एन आई स्क्वायर। ठीक है, सो एन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड एन आई इज इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ठीक है, और हम जानते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए एन इक्वल टू पी होता है इक्वल टू एन आई। जितनी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही होल्स होते हैं। सो एन इक्वल टू पी। ठीक है, क्योंकि एन इक्वल टू पी होता है तो इक्वल टू एन आई होता है, तो आई थिंक दिस विल बी जस्टिफाइड। एन इंटू पी इक्वल टू एन आई, सो एन आई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फर्मी लेवल। फर्मी लेवल किसी पदार्थ के ऊर्जा बैंड चित्र में उस ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है जिसके संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जाने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। देखिए, फर्मी लेवल किसी पदार्थ की अगर हमें निकालनी है तो वो क्या होता है? किसी पदार्थ के ऊर्जा बैंड चित्र, एनर्जी बैंड डायग्राम हर पदार्थ का होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेटल हो, चाहे इंसुलेटर हो, चाहे सेमीकंडक्टर, हर पदार्थ का अपना एनर्जी बैंड डायग्राम होता है। तो फर्मी लेवल उस ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है जिसकी संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन द्वारा, मतलब संयोजी बैंड समझ रहे हो, वैलेंस बैंड, तो वैलेंस बैंड में के इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जाने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। वो ऊर्जा स्तर जिसमें वैलेंस बैंड को अगर इलेक्ट्रॉन से भरा जाए तो उसकी जो संभावना है वो 50% है। ठीक है, फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन को पीई द्वारा व्यक्त किया जाता है और पीई यह व्यक्त करता है कि किसी विशेष ऊर्जा स्तर जैसे ई पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, मतलब कोई भी ऊर्जा स्तर है ई, उस पर इलेक्ट्रॉन पर कितने इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है पीई इक्वल टू 1/e की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। ठीक है, ई मतलब एनर्जी, ठीक है, ई हमारा ई एफ हमारा फर्मी लेवल एनर्जी है, के एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है 300 केल्विन। ठीक है, रूम टेम्परेचर दैट इज 225 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यदि ई इक्वल टू ई एफ होता है तो पी होता है 1/2। ठीक है, अगर ई आपका ई एफ के बराबर होता है तो आपका फर्मी लेवल ये पी होता है 1/2। ठीक है, अर्थात फर्मी लेवल एनर्जी लेवल ई इक्वल टू ई एफ पर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी है? 50%। ठीक है, अब जैसे आपका ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ई इक्वल टू ई एफ होता है तो संभावना 50% है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में मिलेंगे वो 50% उसकी संभावना है कि मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते।
नेक्स्ट है फर्मी लेवल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल एनर्जी गैप के बीच में होती है, बिल्कुल फर्मी लेवल जस्ट इन द सेंटर होती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में चालन बैंड के पास होती है और पी टाइप सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड के पास होती है। ठीक है, तो आप ये एनर्जी बैंड डायग्राम में फर्मी लेवल को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इज ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यदि हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के सिरों के बीच एक बैटरी लगाते हैं, मतलब अगर कोई हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी से लगाते ही सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर और होल्स पर नेगेटिव टर्मिनल की ओर बल लगेगा। ठीक है, जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे अपने सेमीकंडक्टर को तो देयर विल बी फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे भी लगेगा, होल्स पे भी लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पे जो लगेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर और होल्स पे लगेगा नेगेटिव टर्मिनल की ओर। मतलब होल्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो धारा फ्लो करेगी। आपको पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल टू करंट। तो जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करेंगे सेमीकंडक्टर में तो होल्स से पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल की ओर कनेक्ट जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे एक तरह से, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन या और होल्स के मूव होने की वजह से करंट फ्लो करेगी। जो करंट होगी होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट। तो आपको पता है कि धारा की दिशा पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की दिशा में होती है, मतलब धारा उसी दिशा में फ्लो करेगी जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, कहने का मतलब दो आवेशवाहक जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। तो होल होते हैं पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो अब धारा की दिशा कहाँ होगी, धारा की दिशा होल्स की तो दिशा में जाएगी और इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में फ्लो कर रहे हैं उसके विपरीत होगी। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि होल्स ये हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं क्योंकि बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव है, होल्स ऐसे जा रहे हैं क्योंकि ये इधर जाएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, होल्स ऐसे जा रहे हैं। तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रॉन करंट होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। किसके अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की दिशा राइट टू लेफ्ट है तो इलेक्ट्रॉन करंट की जो दिशा होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी। सिमिलरली होल इस दिशा में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे हमारा होल करंट होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी इलेक्ट्रॉन करंट भी इसी डायरेक्शन में, होल भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब हमारा जो करंट नेट करंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। तो वही हमने आपके नोट्स में लिखा है कि धारा की दिशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की दिशा में होती है, अतः धारा की दिशा होल की दिशा में या इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत होगी। क्योंकि दोनों प्रकार के आवेश वाहक विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं, दोनों धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित होंगी। क्यों एक दिशा में प्रवाहित होगी वो मैंने आपको बता ही दिया है। यदि होल धारा को हमने IH से और इलेक्ट्रॉन धारा को IE से स्पेसिफाई किया है तो कुल धारा कितनी होगी, IE प्लस IH। IE मतलब इलेक्ट्रॉन करंट और IH मतलब होल करंट। इस प्रकार की धारा जिसमें आवेश का प्रवाह आरोपित के कारण होता है, जब हमने कोई वोल्टेज वोल्टेज अप्लाई की, अगर हमारी कोई मतलब वोल्टेज लगाने की वजह से आवेश का प्रवाह होगा, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो अगर वोल्टेज अप्लाई करने से, सीधी सी बात है, वोल्टेज अप्लाई करने से चार्ज कैरियर मूव करेंगे, चार्ज कैरियर मूव करने से हमारी करंट फ्लो करेगी। तो जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट करंट। एक प्रकार की धारा और होती है जो किसकी वजह से होती है, आवेशवाहक के सभी जगह आवेशवाहकों के कंसंट्रेशन समान न होने के कारण। मतलब जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वो कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं, कहीं पे होल ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होते हैं। तो जब कैरियर कंसंट्रेशन समान नहीं होती तो उसके कारण जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या होती है डिफ्यूजन करंट, देखिए, कैरियर कंसंट्रेशन असमान, मतलब समान न होने के कारण चार्ज कैरियर यानी आवेशवाहक हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करेंगे। मतलब कैरियर कंसंट्रेशन सेम नहीं है, कहीं पे किसी एरिया में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, किसी एरिया में होल ज़्यादा है। तो हमारे जो चार्ज कैरियर है यानी इलेक्ट्रॉन्स
और होल्स। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। और हमारे होल्स जहाँ ज़्यादा होल्स हैं वो ज़्यादा होल्स कहाँ जाएंगे, जहाँ पे कम होल्स वाली जगह जाएंगे। क्यों जाएंगे, जिससे हमारे पूरे क्रिस्टल में होल्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाए, हर जगह हर पॉइंट पे समान हो जाए। तो यह मूवमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक पूरे क्रिस्टल में हमारे आवेश वाहक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते। तो इस प्रकार के मूवमेंट से जो करंट फ्लो होती है, जो करंट हमारी बहती है, उस करंट को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ठीक है। तो अगर वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से मूवमेंट हो रहा है तो डिफ्यूजन करंट, और अगर चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन की वजह से चार्ज कैरियर कम ज़्यादा है, उनको समान करने के लिए कैरियर मूव करेंगे वन प्लेस टू अदर प्लेस, उनको समान करने के लिए उनको मूवमेंट करना होगा। तो इक्वल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट की वजह से जो करंट फ्लो हो रही है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ठीक है। तो वह धारा जो सभी जगह चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन समान ना कारण होने के कारण होती है, वह डिफ्यूजन करंट कहलाती है। तो बच्चों ये ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट वाला टॉपिक भी मैंने कंसीडर इसलिए किया है क्योंकि ये आपका कंपटीशन व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप ज़रूर करिएगा, और कोई भी क्वेरी के लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और फॉर द डिस्कशन यू कैन बी कनेक्टेड ऑन जूम। Thank you so much.